घंटा बराबर 360 अंश। तो 1 घंटे का मतलब हो गया 360/24 अंश, यानी कि 15 अंश। ठीक है, तो जो कोण आपने 15 अंश का नापा उसे हम 1 घंटा कहेंगे। इसका मतलब ये होता है जैसे आज 29 गते में हम जहां देख रहे थे 29 उसमें जैसे हमें सूर्य का विश्वास दिया 3 घंटा 43 मिनट 03 सेकेंड, तो आप इसको ये कह लीजिए कि तकरीबन 45 अंश दूर है। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि सूर्य और वसंत संपात के बीच में 3 घंटे का अंतर है। मतलब वसंत संपात के खमध्य में आने के 3 घंटे 43 मिनट बाद सूर्य आ जाएगा। तो वो समझने की एक तरह से परिपाटी है कि विश्वांश को सामान्यतया घंटा मिनट में लिखते हैं। ये एक्चुअली तारों के दर्शन में बहुत उपयोगी होता है। आप देखेंगे जहां हमने नक्षत्रों का भोगमान और विवरण दिया है वहां नक्षत्रों का विषुवांश दिया हुआ है। और ये है मेरे ख्याल में 43 पृष्ठ पे, 43 पृष्ठ पे, प्रश्न 43 पर है। तो इसमें आप देखिए कि जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि जैसे उत्तरा भाद्रपद का आप देखेंगे विश्वांश है 0 घंटा 14 मिनट 24 सेकेंड। तो इसका तात्पर्य समझने की दृष्टि से यह हुआ कि वसंत संपात जिस समय खमध्य पर होगा उसके 14 मिनट 24 सेकेंड बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र खमध्य पर आ जाएगा। खमध्य मतलब ठीक सिर के ऊपर आ जाएगा। तो जो लोग तारों के दर्शन में इच्छुक होते हैं उन लोगों को विश्वांश जब हम दूरबीन से देखते हैं ना, बाइनोकुलर को जब सेट करते हैं तो वो विश्वांश और क्रांति पे सेट होते हैं। तो वो परिचालन परिपाटी की बात है। आप विश्वांश को अंश कला विकला में भी लिख सकते हैं। परिपाटी जी में उसको घंटा मिनट सेकंड में लिखने की प्रथा है। जी ठीक है। जी ये ऐसा ही है मोटा मोटा। जैसे जो भारत का मध्याह्न है वो 82.5 डिग्री पर है। मध्याह्न कह रहा हूँ, जो मध्य यामियोत्तर रेखा है। तो हम इससे ये निकाल लेते हैं कि मतलब हम जो है 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन लाइन से अंतर पर हैं। मतलब अगर भारत में 5:30 बज रहे हैं तो ग्रीनविच मीन लाइन में 0 आवर्स का टाइम हो रहा होगा। तो उसी तरह का एक ये परिकल्पना है और परिचालन में है। ओम जी मेरा एक प्रश्न है कि आचार्य जी ने बताया है कि ये है 18 गते का जो देखा था, तो उसमें बताया भी था वीडियो में उसी दिन की में कि सूर्य भोगांश तो है 47 अंश और 24 कला और 11 विकला, और चंद्र भोगांश है इतना 126 और आगे, तो इनका माइनस करते हैं। नहीं माइनस नहीं नहीं, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपकी समस्या समझ गया। एक तो है तिथि। तो जब हम तिथि की गणना करते हैं तो ये तो होता है चंद्र माइनस सूर्य बटे 12। इससे आपकी निकलती है तिथि, गते नहीं। गते का मतलब है कि सूर्य का भोगांश दिया है आपको 47 डिग्री 24 मिनट 11 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 0 से 30 का एक राशिखंड पार करने के बाद हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक राशि के 17 अंश 24 कला और 11 विकला पार कर लिए। इसका मतलब कि दूसरी राशि के 18वें अंश पर है। जी तो ये जो 18वें अंश पर है इससे 18 गते की सिद्धि होती है। और जो तिथि है उसके लिए हम करेंगे 126 माइनस 47 और बटे 12 करेंगे, तो जो आएगा वो हमें गत तिथि बताएगा। इनको माइनस कैसे किया जाए जी? जैसे कि 004 और 06, लेकिन वैसे देखिए तो ये 60 के है ना, इनकी देखिए ये है, मान्यता मैं 60 आपको है यहाँ करके पर। करके दिखा रहा हूं। जी और ये है 47
26/06 सॉरी 47/24/11 इसको हमने माइनस करना है, तो 6 में से 11 जाता नहीं, यहाँ से 1 लेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 का 66, 66 में से 11 गया तो 55, यहाँ बच गया 3, यहाँ से एक इधर लाए तो ये हो गया 63, और 63 में से हमने 24 घटाया तो आ गया आपका 39, यहाँ बच गया 125, 125 में से 47 घटाया तो हमारा आ गया 78। जी तो ये हमारा घटा करके आ गया, इसमें 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा। गणित की सुविधा के लिए बेहतर है कि आप अंश कला विकला में न लिख के सबको दशमलव के अंकों में बदल लें। इसी को अगर हम दशमलव के अंकों में बदलेंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 126 प्लस 04 प्लस 06/60 ये पूरा बटे 60, तो ऐसे में हमारा ये अंश कला विकला में आ जाएगा, मतलब दशमलव के अंकों में आ जाएगा। जी तो उससे आपको भाग देने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसमें फिर इसमें तो 12 से इसको डिवाइड करना होगा तब तिथि आएगी ना जी। हाँ जी, तब तिथि आएगी। जैसे कि 78 आ गया हमारा, तो 12/6/78 हुआ यहाँ पर। हाँ जी, तो इसी 78 को हम ऐसा करते हैं कि अंश कला विकला जो आ रखा है इसको हम कर देते हैं दशमलव के अंकों में कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा 78.6528, ये दशमलव में। अब आपको ना 12 से भाग देना आसान हो जाएगा। ये अंश कला विकला में भाग देना प्राचीन गणित में होता था, लेकिन वो थोड़ा क्लिष्ट है। नहीं, मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रही थी जी, जैसे कि ये तो 60 होते हैं ना, इनका जैसे कि यहाँ पर 004 है और ये 06 है, लेकिन ये यहाँ पर 60 होता है ना, 60 का ही 04 और 06 है, 100 का नहीं है। ये तो थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूज थी मैं, वो अभी मेरी दूर हो गई। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। जी जी। तो ये सप्तमी तिथि हुई, यानी कि 12 हाँ, से हमने इसे 12 से भाग दिया तो ये हमारा आएगा 6.4। इसका मतलब हुआ कि लगभग 6.5 तिथि गुजर चुकी है। इसका मतलब वर्तमान में 7th तिथि है। जी जी। तो हम 18 गते में देखेंगे यहाँ, तो हमें सप्तमी तिथि मिल जाएगी। जी, ये तो हो गई दूर शंका जी, धन्यवाद। लेकिन इससे आगे और भी है। तो ये कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में चला गया जो है चंद्रमा, जी तो कृष्ण पक्ष, और वो तो हाफ हाफ ही होता है ना जी 360 का, वो 180 पर चंद्रमा आएगा तभी तो कृष्ण पक्ष में जाएगा। 126 पर आने से कैसे कृष्ण पक्ष में चला जाता है, कृपया ये और 126 में जाने से नहीं, ये चंद्रमा और ये जब हमारा 78 का अंतर आया है ना, ये अंतर आपका बढ़ता जाएगा। देखिए, जब हमारा चंद्रमा माइनस सूर्य ये हमारा 0 है अगर, तो इसका मतलब हुआ अमावस्या। जी और ये अब हमारा बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता बढ़ता 180 अंश तक जाएगा, तो ये हुआ हमारा पूर्णिमा। जी और इसके बाद जब ये 180 अंश से बढ़ता है ना, तो हम इसको 360 से माइनस कर लेते हैं तिथि निकालने के लिए। दो तरीके हैं। मान लीजिए कि आपका जो चंद्रमा माइनस सूर्य ये आया आपका, मान लीजिए कि 270 अंश आ गया। जी तो 270 में जब हम 12 का भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 22.5। ठीक है, ये हमारा 15 से अधिक है। इसमें से 15 अगर घटा दिया तो इसका मतलब हुआ कि 15 प्लस 7.5, 22.5 का मतलब 15 प्लस 7.5 हुआ ना। हाँ जी। ये 15 तक तो हमारा शुक्ल पक्ष है, और ये शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष में भी 7.5 तिथि निकल गई। इसका मतलब हुआ कि ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। जी जी इस तरह से इसको करते हैं। तो आप जैसे इसे करेंगे ना, तो आपकी तिथियां जो हैं वो अंतर 0 से लेके 15 तक शुक्ल पक्ष,
फिर 15 के बाद 16 से लेके 30 तक मान लीजिए, ये कृष्ण पक्ष है जी और ये शुक्ल पक्ष है। ठीक। इस तरह से हमें पक्ष पता चल जाता है। धन्यवाद जी बहुत बहुत। जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में प्रकाश वर्ष होते हैं या क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ये तकरीबन 15 लाख किलोमीटर या 1.5 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है ये। ठीक है, ये औसत दूरी है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तो हर समय बदलती रहती है, तो ये औसत दूरी है। इसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और जब हमें और भी अधिक दूरियां नापनी हो तो जिसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसका मतलब होता है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश एक वर्ष में चलता है। प्रकाश की गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर चलता है तो एक दिन में होते हैं आपके 86,000 कुछ सेकंड्स। इतने सेकंड्स होते हैं, इतना गुणा गया 3, तो एक दिन में तो चलेगा ये आपका साहब इतने लाख किलोमीटर। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक साल में कितना चलेगा। तो ये जो दूरी है ये बहुत ज्यादा होती है। हाँ, ये 10 की घात 13 के लगभग चलता है 10 जी। की घात 13 में जाती है। तो अच्छा जी, जी मैं तो बस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ही समझना चाह रहा था कि ये जैसे मान लीजिए, क्योंकि हमको इसमें जो दूरी दी हुई है, जो भोगांशर और दूरी ये दी हाँ हुई है, और बिंबमान जो दिया हुआ है जी। ये इसी में दिया हुआ है क्या? नहीं, जो दूरी है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है और बिंबमान जो है हमारा वो कलाओं में है। इंच में नहीं? वो कला बिंबमान भी अंश कला विकला में ही नापते हैं। जैसे हमें ये अच्छा बिंब इतना बड़ा दिख रहा है ना, तो जी। ये पृथ्वी पर इसका कोण कितना बन रहा है, तो इसको भी अंश कला विकला में ही नापते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ठीक, कोण के हिसाब से ही करते हैं। जी जी। तो आप जैसे बिंब वो दूरी देखेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो 1 के लगभग होगी। कभी 1 से कम होगी, कभी 1 से ज्यादा होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 के लगभग होगी। चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी है ये 0.027 AU। जी जी। वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में दी हुई है। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, एक बात प्रचलित है, इस छोलो कला पूर्ण होला, तो इसको दिस स्टेटमेंट से कोई लेना देना है? नहीं, इसका मेरे को ज्यादा जानकारी में तो नहीं है, लेकिन वो जो 16 कलाएं हैं ना, वो संभवतः जो मनुष्य के चरित्र के 16 गुण है उनसे संबंधित है। वो 16 कला पूर्ण, उसका तिथियों से तात्पर्य संभवतः नहीं है। जी नमस्ते। वो है ना जो अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, वो उस अर्थ में है 16 कला पूर्ण व्यक्ति होना। जी, पृष्ठ संख्या 4 पर हाँ जी। जो विवरण दिया हुआ है, इसमें जो संख्या 2 है उसके अंत अंत में सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट ही लग्न मान को भी सिद्ध करते हुए है। हाँ जी, ऐसा होता है जैसे आपको पहले बताया ना कि लग्न का मतलब होता है कि पूर्वी क्षितिज पर क्रांति वृत्त का जो बिंदु है उसे हम लग्न कहते हैं। और ये सूर्योदय जी भी रहता है, ये बदलता भी रहता है, क्योंकि हाँ पृथ्वी घूमती है
तो बदलता रहता है। घूमता रहेगा तो पूर्वी क्षितिज का बिंदु तो बदलता रहेगा, लेकिन सूर्योदय के समय सूर्य भी क्रांति वृत्त में होता है और पूर्वी क्षितिज पर होता है, जी। स्वाभाविक सी बात है। तो सूर्योदय के समय में लग्न और सूर्य दोनों एक ही स्थान पर होते हैं, तो दोनों का मान बराबर होता है। और ये ना ज्योतिष में एक पहचान भी है सूर्योदय की। किसी भी पंचांग में अगर सूर्योदय का समय दिया है तो उस समय का सूर्य स्पष्ट निकालिए और उस समय का लग्न स्पष्ट निकालिए, दोनों अगर बराबर है तो सही है। इसको आज की डेट में थोड़ा देखें जी। आप देख लीजिए आज की डेट में 19 मई को, देखिए मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, 19 मई को सूर्योदय का समय है 5:32, ठीक है, और 5:40 पर हमारा मिथुन लग्न शुरू हो रहा है। दिख गया आपको? 27-58 27:58 में ऊपर देखिए वृषभ वृषभ लग्न शुरू हो रहा है जी। 27:58 पर वृषभ लग्न शुरू हो रहा है जी ठीक है। और 5:40 पर मिथुन लग्न शुरू हो रहा है। हाँ जी। और हमारा सूर्योदय कितना हो रहा है? 5:32, यानी कि मिथुन लग्न से 8 मिनट पहले हो रहा है। हाँ जी। और हम यहाँ देखेंगे जो ग्रह स्पष्ट जहां दिए हैं, 29 तारीख का ग्रह स्पष्ट कितना है? 58 डिग्री, 2 डिग्री पहले का। कहाँ पर है जी? ये आप बगल वाले पृष्ठ में देखिए, 54 पृष्ठ पर। तो 29 गते के आगे जो सूर्य स्पष्ट दिया है वो 58 डिग्री 1 मिनट 9 सेकंड दिया है। जी जी जी। आपको दिख गया या मैं पंचांग खोल के दिखाऊं? मिल गया जी, मिल गया। मिल गया मिल गया। मिल गया ना आपको? हाँ जी। 58 डिग्री 1 कला 9 विकला। हाँ जी, हाँ जी, वो दिख रहा है उसमें ना। इससे क्या दिखा रहे हैं जी? मैं पंचांग ही खोलना चाह रहा था इसमें। अच्छा, जी जी ठीक है ठीक है। हाँ ये रहा ना। ये देखिएगा, ये हमारा 5:32 का सूर्य स्पष्ट है और हमारा 5:40 पर मिथुन लग्न लगा है। तो ये हमारा यहाँ पर 8 मिनट का अंतर है। और जो हमारा ग्रह स्पष्ट दिया है वो दिया है हमारा 58 कला, यानी कि ये 5:30 का है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप ये देखेंगे कि 5:40 पर जो हमारा लग्न स्पष्ट है वो मिथुन का आ रहा है, तो 5:32 पर हमारे वृषभ के एकदम अंतिम बिंदु पर आना चाहिए, तो वो हमारा दिख रहा है। और अगर हम उसको स्पष्ट गणित करें कि 5:32 में सूर्य स्पष्ट कितना होगा, और अगर हम लग्न स्पष्ट गणित करें कि 5:32 पर कितना लग्न स्पष्ट होगा, तो ये आपके दोनों बराबर आ जाएंगे। सामान्यतया जो और प्रचलित पंचांग है ना उनमें कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, कुछ कुछ पंचांगों में नहीं भी होता है ऐसा। पर ये ज्योतिष की एक पहचान है कि जो पंचांग सही है उसकी पहचान यही है कि सूर्योदय के समय का सूर्य स्पष्ट और लग्न स्पष्ट ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यही उस बात का मतलब है जो प्रश्न संख्या 4 पे लिखी। तो सूर्य स्पष्ट जो है वो 58 कला 58 डिग्री अंश 1 कला 9 विकला है जी। और इससे इसकी क्या समानता कैसे हमने देखी, ये कुछ समझ नहीं पाया मैं। अच्छा ठीक है, उसके लिए ना आपको थोड़ा सा, जब हम आपको लग्न स्पष्ट निकालना सिखाएंगे ना, क्योंकि अभी आपने लग्न स्पष्ट निकालना सीखा नहीं है, वो विषय अभी तक कक्षा में आया नहीं है। जी तो जी जी। क्योंकि अभी 5:32 का लग्न स्पष्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उसको अभी मेरे लिए समझाना और आपको, क्योंकि मुझे उसके लिए ना पूरा लग्न स्पष्ट समझाना पड़ेगा आपको। ठीक ठीक ठीक, तो मैं फिर कोई बात नहीं, आ मैं जाएगा ना इसको हाँ जी। बात देख लेंगे जी, बिल्कुल।
अगला प्रश्न कर लूँ या हाँ। बहन संतोष जी आप पूछना चाह रहे थे कुछ? जी मैं यही पूछना चाह रही थी, जैसे कि यहाँ पर सूर्य का भोगांश 58 डिग्री है, तो यहाँ पर तो ये मतलब निकलता है जैसे कि बताया गया है अब तक कि 30 से डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, पूरी करने वाला है दूसरी राशि को भी, तीसरी में जाने वाला, केवल 2 अंश ही बाकी हैं। तो और वहाँ लग्न में वृषभ पहले ही राशि में दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा। वृषभ में तो दिखा रहा है, लेकिन आप ये देखिए ना कि 5:40 पर वो मिथुन में चला जाएगा लग्न, सिर्फ हाँ 8 मिनट का अंतर है। जी, वो 8 मिनट जो में दो अंश चला जाएगा, वो दो, केवल 2 अंश का ही हाँ, तो वो 2 बाकी। अंश का ही अंतर है। लग्न जो है लगभग 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में 30 अंश चलता है लग्न, लगभग। हर समय इतना ही नहीं होता, लेकिन लगभग लगभग मोटा मोटा आप इसे मान सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे में तो 12 लग्न पूरे हो जाने चाहिए ना, हो जाते क्योंकि हैं। पूरी पृथ्वी घूम जाती है एक बार। ठीक हाँ, बात है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि 30/120 यानी कि 60। हाँ, मतलब 360 डिग्री हो गया पूरा। हाँ, 30 1 मिनट में आप लगा लीजिए कि लगभग 15 कला चलता है लग्न। तो 8 मिनट में कितना चल जाएगा? 120 कला, यानी कि लगभग 2 अंश। तो 5:32 पर जो लग्न स्पष्ट होगा वो मिथुन यानी कि 60 डिग्री से 2 अंश कम, यानी कि मोटा मोटा मैं निकाल के बता रहा हूँ कि वो 58 के आसपास ही आएगा। जी जी, कुछ जब स्पष्ट हो हम गया। लग्न स्पष्ट सीख जाएंगे ना, तो हम पूरा अंश कला विकला तक बिल्कुल स्पष्ट लग्न निकालेंगे, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे लग्न स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट सूर्योदय के समय बराबर हो जाते हैं। जी जैसे कि मैथ को स्पष्ट किया जाता है ना सर जी, मैथ को स्पष्ट किया जाता है शुरू से लेकर, तो ऐसे ही इनको शुरू से लेकर करना पड़ेगा शायद, तब जाके समझ में आएगा ये। देखिए, अभी तो वो है एक सैद्धांतिक बात, सैद्धांतिक बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई है। अब इसको गणित से सिद्ध करने वाली बात है, तो एक्चुअली लग्न स्पष्ट निकालना ना थोड़ा क्लिष्ट है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। तो वो जब आपको कक्षा में आचार्य जी बता देंगे, तो उसके बाद फिर हम इसमें अभ्यास करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जी जी, ठीक है जी। ठीक, धन्यवाद जी। जी, एक प्रश्न है, जैसे भू भू जी पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। भूपृष्ठीय चंद्र स्पष्ट के विषय में ये लिखा हुआ है पेज 4 पर ही। तो भूपृष्ठीय चंद्र स्पष्ट मतलब वैसे तो भूकेंद्रीय भी होता है, भूपृष्ठीय, उसका अंतर यहाँ पर जो विशेष करके तीसरे बिंदु में दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। भूपृष्ठीय चंद्र स्पष्ट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि पृथ्वी के केंद्र को मानते हुए अगर आगणन करते हैं तो वो भूकेंद्रीय है, और पृथ्वी की सतह पर अगर केंद्र मान के आगणन करते हैं तो वो भूपृष्ठीय है। पृथ्वी के केंद्र और पृथ्वी की सतह में लगभग 6200 कुछ किलोमीटर का अंतर है ना। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक बड़ा वृत्त है, और अच्छा, बड़ा वृत्त नहीं, इसको छोटा वृत्त बनाता हूँ ताकि आपको, ये एक वृत्त है और ये कोई दूरस्थ पिंड है कोई ये। अब इसको आप ये क्षितिज मान लीजिए, यहां से आपने केंद्र से इसका कोण नापा तो ये आएगा, लेकिन यही कोण जब आप इसको, अब ये इसका जो पृथ्वी का पृष्ठ है वो तो एकदम गोलाकार है नहीं, अंडाकार है। मैं इसको अंडाकार ही बनाता हूँ। ये कोई पिंड है, आपने इसका ये कोण आपने नापा तो ये कोण इसका नापा, लेकिन यही जब आप इसको पृथ्वी के पृष्ठ से, यानी जब यहां से नापेंगे ना, अब ये एक्चुअली चित्र छोटा बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर आता है इन दोनों कोणों में।
और जो हमारे नजदीक के पिंड हैं उसमें ये अंतर ज्यादा होता है, और जो बहुत दूर के पिंड हैं उनमें ये अंतर बहुत कम हो जाता है। जब हम ग्रहण आदि की गणना करते हैं तो हमारे लिए भूपृष्ठीय चंद्र स्पष्ट लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उससे ग्रहण के समय में अंतर आ जाता है गणना में। तो ये जो हमने भूपृष्ठीय चंद्र स्पष्ट दिए हैं ये सिर्फ जिज्ञासा के लिए और इसलिए दिए हैं कि लोग ये समझें कि हाँ भूपृष्ठीय चंद्र स्पष्ट होता है, या सभी ग्रहों को भी भूपृष्ठीय लिया जा सकता है। जब हम ऐसी गणनाएं करते हैं कि शुक्र सूर्य के समय जब गुजरता है तो उसके आप देखेंगे बड़ी खगोलीय घटनाएं होती हैं, उसे समाचार पत्रों में वो खबर बनती है। तो शुक्र सूर्य के सामने से जब गुजरता है तो सूर्य के बिंब पर ऐसे काला धब्बा सा गुजरता हुआ दिखाई देता है। तो वो कैसे गुजरेगा, उसका आगणन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें भूपृष्ठीय ग्रह स्पष्ट लेने होते हैं। जी जी इनको जी इनको देने का पर्पस जो है वो सिर्फ एक जिज्ञासा जगाना और लोगों को थोड़ा सा ये समझाना कि ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। भूपृष्ठीय चंद्र स्पष्ट कैसे निकलेगा वो बहुत क्लिष्ट गणित है, वो हमारी कक्षाओं में भी नहीं होगा। वो तो ऐसा है कि जब आप पंचांग के स्तर पर आ जाएंगे और आगे ज्योतिष सीखना चाहेंगे तो जरूर वो चीज बताई जा सकती है। जी 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 ओम, तो आज समय हो गया तो आज यहीं पे विराम कर लें गुरुजी। जी 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 बिल्कुल। तो ठीक है, आज यहाँ पे कक्षा को हम विराम करते हैं। आइए एक बार सभी ओम का उच्चारण कर लेते हैं। आप अभी सभी अपना अपना माइक म्यूट करके ओम का उच्चारण। सभी को सादर सभी नमस्ते को जी। सादर नमस्ते जी।